हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। और हमने ये जाना था बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का मतलब है बिजनेस कंटिन्यूटी को प्लान करना, यानी बिजनेस कंटिन्यूस रहे और गोइंग कंसर्न रहे, यानी कॉन्टिन्यूस बिजनेस रहे। और कई जगह पर तो ऐसा है कि अगर 1 मिनट के लिए भी जो सिस्टम्स डाउन हुए या कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो बिज़नेस की कंटिन्यूटी में अफेक्ट आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रियल टाइम जहाँ पर एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, आपके रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पर अगर कुछ मिनट कुछ घंटे अगर बैंक डाउन हो जाए, बैंक का डेटाबेस डाउन हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बिज़नेस को कॉन्स्टेंटली ऑपरेशनल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कॉन्स्टेंटली ऑपरेशनल कई जैसे फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर्स तो इस बात पर डिपेंडेंट करते हैं कि जो कॉल सेंटर्स हैं वहाँ पर कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर कंटिन्यूटी वहाँ पर ख़राब हो गई, अगर कंटिन्यूटी वहाँ पर इम्पेयर हो गई, अगर कंटिन्यूटी मिटिगेट हो गई तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये हमने पिछले सेशंस में पढ़ा था। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कई जगह पर एथिकल लाइबिलिटी होती है कंपनी की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज अपोलो जैसा हॉस्पिटल है या वेदांता जैसा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर कोई हार्ट पेशेंट है और उसका हार्ट की सर्जरी हो रही है और अचानक सिस्टम डाउन हो जाए तो वो मर सकता है। तो वहाँ पर एथिकल कंसिडरेशन है। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था लॉफुल कंसिडरेशंस के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे लीगल और स्टैंडर्ड्स के बारे में। जो बीसीबी के लीगल फ्रेमवर्क्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। अमेरिका की जैसी कंट्री में काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं, इंडिया जैसी कंट्री में अभी बहुत ज़्यादा पहुँचे नहीं हैं। तो अभी जो बीसीबी के मैंडेट्स हैं वो कुछ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, कुछ जजेस ने कुछ जजमेंट्स हैं, अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। तो इन जजमेंट्स के थ्रू, इन रेगुलेटरी बॉडीज़ के डिक्टेट्स के थ्रू, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री अगर उन्होंने मान लिया सपोज एक कंसोर्टियम बना लिया, उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ स्टैंडर्ड्स वो आपस में लागू करोगे, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस लागू करेंगे, तो वो इवॉल्व हो रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन अभी नहीं इमर्ज हुआ है। मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन हो या पूरी इंडस्ट्री के लिए लेजिस्लेशन हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडिया में, वो रिज़र्व बैंक की गाइडलाइंस को उन्हें मीट आउट करना पड़ता है, यानी रिज़र्व बैंक के डिक्टेट्स को मीट आउट करना पड़ता है। तो रिज़र्व बैंक ने कोई गाइडलाइंस दे दी तो उसको मीट आउट करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि लॉ, अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इस केस में नहीं बना हुआ है। तो एक आरबीआई के एक ब्रॉड गाइडलाइंस देता है और ब्रॉड गाइडलाइंस में वो गाइडलाइंस जो है वो सिस्टम डाउन टाइम इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करने के में हेल्प करती हैं। अगर आप वो गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो सिस्टम के डाउन टाइम नहीं होगा, कम होगा और उसका इम्पैक्ट कम होगा। और इसी के रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की हैं। कई केसेस में क्या होता है, गाइडलाइंस रिकमेंडेटरी नेचर होती है, मैंडेटरी नहीं होती है। जैसे रिजर्व बैंक ने भी रिकमेंडेटरी गाइडलाइंस इशू कर दी है, मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है फॉलो करना, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उसको फॉलो करना चाहिए। और क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री या सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको एडहर नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, पर्टिकुलर बैंकिंग इंडस्ट्री, उसमें प्रोसेसेस बहुत क्रिटिकल होती हैं। तो जनरली रिकमेंडेटरी गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं या फॉलो करनी चाहिए। और क्या होता है कि जो बैंक मैनेजमेंट है जनरली वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्रिटिकल फंक्शंस को वो डिसाइड करता है कि कौन से क्रिटिकल फंक्शंस हैं, रिस्क वो डिटरमाइन करता है, पोटेंशियल इम्पैक्ट डिटरमाइन करता है। अगर मान लिया सपोज IT सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, लॉस ऑफ IT सपोर्ट हो गया, और वह प्लान्स डेवलप करता है कि रिस्क रिड्यूस हों, इम्पैक्ट रिड्यूस हों ऐसे लॉस के। तो यानी कहने का मतलब यह है कि गाइडलाइंस इशू करने की कोशिश की जा रही है लेकिन गाइडलाइंस अभी आए नहीं है।
कई केसेस में क्या होता है कि फॉरेन लेजिस्लेशंस का प्रभाव इंडिया में पड़ता है। इंडिया में क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें आउटसोर्स्ड हैं, तो अमेरिकन कंपनी आउटसोर्स करती है, और अमेरिकन कंपनी जो पर्टिकुलरली सॉर्बन ऑक्सली एक्ट आने के बाद वो ये कहती है कि अगर आउटसोर्स कर रखा है, अगर मान लीजिए सपोज आपने इंडिया में आउटसोर्स कर रखा है, किसी अमेरिकन कंपनी ने इंडिया में आउटसोर्स कर रखा है, तो इंडियन आउटसोर्स एंटिटी को भी सॉक्स गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ड्रिल डाउन हो रहे हैं ये जितने भी ये आपके जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं बीसीपी के रिगार्डिंग, वो आते जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं फॉरेन लेजिस्लेशन का एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है। फॉरेन लेजिस्लेशन का क्योंकि आउटसोर्सिंग हो रही है तो अमेरिकन कंपनी आउटसोर्स कर रही है इंडियन कंपनी को, और अमेरिकन कंपनी क्योंकि इंडियन कंपनी को आउटसोर्स कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि सर्टेन गाइडलाइंस इंडियन कंपनीज़ को मीट आउट करनी पड़ी है। तो इंडियन कंपनी को मीट आउट करनी पड़ी है तो मैन पावर बन रही है, तो मैन पावर दूसरी इंडस्ट्री में जा रही है, और फिर वो क्वेश्चन रेज कर रही है, और सूनर और लेटर इंडियन गवर्नमेंट को भी लेजिस्लेशन इनैक्ट करना पड़ेगा, और वो करेगी। मतलब ब्रॉडर गाइडलाइंस बन गई, अब लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, और लेजिस्लेशन के लिए हमारे पास ट्रेंड मैन पावर होनी चाहिए उस लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो पूल इकट्ठा होता जा रहा है क्योंकि यूएस वगैरह में वो लेजिस्लेशंस आते जा रहे हैं, और आउटसोर्स कंपनी को लेजिस्लेशंस फॉलो करने पड़ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि वेरियस जो लॉज हैं, ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, यूएस में क्या गाइडलाइंस हैं, दूसरी कंट्रीज़ में क्या गाइडलाइंस हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया हो जाए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का एक आइडिया हो जाए, डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग का आइडियाज़ हो जाए कि क्या स्टैंडर्ड्स इमर्ज होकर आ रहे हैं जो कि हम इंडिया में उसे लागू कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि कई कंपनीज जो हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना चाहती हैं, तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग इन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस की एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी कंपनी में जाए तो उसे ये पता होना चाहिए कि भाई HIPPA हिप्पा क्या कहता है, मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अगर वो जाए तो उसे पता है हिप्पा की गाइडलाइंस क्या है, या सॉर्बन ऑक्सले एक्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले चलते हैं हिप्पा। तो हिप्पा जो है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ 1996 है, यूएसए का। मतलब जो हिप्पा एक्ट है, हिप्पा जो है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ यूएसए है। ये एक्ट 1996 में पास हुआ। अब इसमें जो है वर्ड यूज़ किया गया पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या है? पोर्टेबिलिटी है नंबर पोर्टेबिलिटी जैसे, मतलब नंबर पोर्टेबिलिटी अगर पूरी तरीके से इंडिया में आ गई तो आप कहीं पर जाकर कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास यूज़ कर सकते हैं। उसे कह सकते हैं मेरा नंबर है, मान लीजिए सपोज वोडाफोन का नंबर है, तो मैं कल की डेट में मुझे सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं उसे चेंज कर सकता हूँ और रिलायंस में शिफ्ट कर सकता हूँ या एयरटेल में शिफ्ट कर सकता हूँ और वापस कर सकता हूँ। तो हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 1996 यूएसए का। तो ये हेल्थ इंडस्ट्री को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए है, एफिशिएंट बनाने के लिए है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का यूज़ करने के लिए। यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस का यूज़ किया जाएगा। जैसे क्लेम्स हैं, कोई मर गया तो क्लेम चाहिए, या इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी रिक्वेस्ट है। तो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स बने, कि किस तरह के स्टैंडर्ड्स? इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में विदाउट पेपर का यूज़ किए कोई भी बंदा किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस के फ़ायदे उठा सकता है। अगर क्लेम्स हैं तो वो कैसे ऑनलाइन क्लेम्स के फ़ायदे उठा सकता है। इसके लिए हिप्पा एक्ट यूएसए का है। तो उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, और रेगुलेशंस किसके लिए हैं? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन को कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। मतलब प्राइवेसी, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन जो भी है आपकी प्राइवेट होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। क्योंकि आपको कोई एक बीमारी है, आपको मालूम पड़ा कोई जेनेटिक डिजीज़ है, आजकल जेनेटिक डिजीज़ेज़ भी पता चलने लगी हैं, तो वो पर्टिकुलर डिजीज़ेज़ अगर हैं वो आप नहीं चाहते हो किसी और को पता चले, तो अगर वो किसी और को पता चल गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो कंपनी है उसको सू किया जा सकता है। यूएस वगैरह में ये बहुत ईजी है, सू करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स का अवार्ड हो सकता है। तो हिप्पा एक्ट ये बताता है कि किस तरीके से प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन की जाएगी, किस तरह से इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। तो हिप्पा जो है वो
सेफगार्ड्स बताता है। मतलब अगर मान लिया सपोज एक कहते हैं EPHI यानी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, यानी पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन यानी मेरी हेल्थ इंफॉर्मेशन पर्सनल, जो पर्सनल होनी चाहिए, बिल्कुल सिक्योर होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन कहते हैं, EPHI। तो हिप्पा EPHI को सेफगार्ड करने के लिए रेगुलेशंस देता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करने के लिए वो बेसिकली 3 जनरल एरियाज बताता है। वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन होगा, फिजिकल होगा, टेक्निकल होगा। और वो ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में ये इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है, फिजिकल एरिया में ये इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, और टेक्निकल एरियाज़ में ये रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली जो EPHI है, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। EPHI जो है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन है, और 3 जनरल एरियाज हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल और टेक्निकल, और स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं हर एरिया में। तो हिप्पा ये कहता है कि भाई कोई भी हेल्थ केयर सर्विस है तो उसको एक एश्योरेंस ऑब्टेन करनी पड़ेगी। अगर EPHI के रिगार्डिंग अगर मान लिया सपोज वो थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हिप्पा था। हिप्पा हेल्थ के एरिया में है। तो हिप्पा में बेसिकली अगर आप समराइज़ करो तो बेसिकली हमें EPHI का प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद आ गया GBL, यह एक्सपेडाइटेड फंड अवेलेबिलिटी एक्ट। तो GBL या एक्सपेडाइटेड फंड अवेलेबिलिटी एक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लगता है। सबसे पहले GBL देखते हैं। GBL जो है ग्राम लीच बिले एक्ट 1999 का है। तो ये आदमी के सीनेटर्स वगैरह के नेम हैं जो जिनके नाम पर ये एक्ट है। तो GBL एक्ट 1999 का है और ये रेगुलेटरी एजेंसीज़ को अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई करने के लिए इजाज़त देता है। यानी कि जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं वो जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, जैसे स्टॉक एक्सचेंज एक का जुरिस्डिक्शन है, एक का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुरिस्डिक्शन है, तो जो उनका जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर वो स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करेंगे। अब स्टैंडर्ड किस लिए एस्टेब्लिश करेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंटिन्यूटी के लिए एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये भी क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और फिजिकल सेफगार्ड्स प्रिस्क्राइब करेंगे। यानी कि जैसे पहले हिप्पा में एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स थे, टेक्निकल सेफगार्ड्स थे और फिजिकल सेफगार्ड्स थे, प्रोवाइड करेंगे। काहे के लिए? जो कस्टमर के रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर हों और कॉन्फिडेंशियल रहें। यानी हिप्पा में भी EPHI यानी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिक्योर रहनी चाहिए, और GBL में भी आपकी जो कस्टमर के रिकॉर्ड्स हैं और इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहनी चाहिए और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। और इसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और फिजिकल सेफगार्ड प्रिस्क्राइब कर सकता है। कौन प्रिस्क्राइब कर सकता है? रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी एजेंसी। जिस रेगुलेटरी एजेंसी का जुरिस्डिक्शन है वो स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उन स्टैंडर्ड्स को इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मानना पड़ेगा। उसके बाद है एक्सपेडाइटेड फंड अवेलेबिलिटी एक्ट, यानी एक्सपेडाइट करके फंड की अवेलेबिलिटी कराओ वाला एक्ट। यानी जैसा नाम है बोल रहा है वो फंड अवेलेबिलिटी एक्ट है। यानी कि अगर कोई ये US कंट्रोलर ऑफ करेंसी ने इनेक्ट करवाया है और ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा? कि फंड की अवेलेबिलिटी प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सपोज बैंक है, बैंक के पास आप गए, उन्होंने कहा जी पैसा नहीं है, कल आप चले आना। हमने पैसा किसी को लोन दिया हुआ है, बैंक के पास पैसा तो है लेकिन आपका पैसा आपको ईजिली नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर पैनिक हो जाएगा मार्केट में और लोग पैसा निकालने आएंगे। तो एक सर्किल बन जाएगा और उनको लगने लगेगा कहीं बैंक तो फेल नहीं हो गया, कहीं मार्केट में रूमर्स फैल जाएंगे। तो बैंक एक पर्टिकुलर अमाउंट की लिक्विडिटी रखता है। कहने का मतलब ये है कि बैंक को पता रहता है कि इतने बंदे जो हैं पैसा निकालेंगे, तो एक पर्टिकुलर लिक्विडिटी रखता है। अगर वो लिक्विडिटी मेंटेन ना रखे, अगर मान लिया सपोज हफ्ते भर के लिए बैंक के पास कोई पैसा ना हो, सारा का सारा पैसा उसने लोन दे दिया और आप जा रहे हो और बैंक पैसा नहीं दे रहा हफ्ते भर के लिए, तो आप ये सोचोगे कहीं बैंक डूब तो नहीं गया। तो
क्रेडिटर्स की लाइन खड़ी हो जाएगी, वो जो बैंक अकाउंट धारक हैं वो पैसा निकालने की लाइन खड़ी हो जाएगी, यार ये बैंक तो पैसा अवेलेबल नहीं करवा रहा है, क्या पता बैंक, कई रिमर्स हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो एक्सपीडाइटेड फंड अवेलेबिलिटी एक्ट यूएस कंट्रोलर ऑफ करेंसी ने इनेक्ट करवाया है, और उसने ये बोला है कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास प्रॉम्प्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होना चाहिए, और ये डिमॉन्स्ट्रेट करें वो। इस एक्ट में फंड होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक डिमॉन्स्ट्रेटेबल बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाना है उन्हें, यानी ऐसा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाना है जिसको वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सके। यानी अगर इस यूएस कंट्रोलर ऑफ करेंसी से कोई बंदा है और उसने कहा कि जी ये फंड कहाँ से अवेलेबल होगा आपका, इंस्टेंटली आप मुझे बताइए, इसको डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए। तो अगर वो डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं वेल एंड गुड, नहीं डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके बीसीपी में गड़बड़ी है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में गड़बड़ी है, पैसा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अगर मान लिया सपोज एक रीजनेबल लिमिट से ज़्यादा लोग आने लग गए पैसा विड्रॉल करने के लिए, वो उसको सर्विस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने लोन दे दिया या कुछ दे दिया। तो उनका पास अरेंजमेंट होना चाहिए कि इंस्टेंटली वो उन बंदों को पैसा प्रोवाइड कर सकें जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अपने अकाउंट से। इसके बाद है सॉक्स यानी सॉर्बन एक्सले एक्ट 2002। तो ये हमको पता है कि एनरॉन नाम की एक कंपनी थी, एनरॉन में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हुई, और इरेगुलरिटीज़ होने के कारण वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। स्टॉक शेयर होल्डर्स का उन पर विश्वास ख़त्म हो गया और वो स्टॉक्स गिरने लगे एनरॉन के, और उसकी वजह से सॉर्बन एक्सले एक्ट 2002 का आया, और ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर सही हों, और सिक्योरिटीज़ लॉज और दूसरी लॉज जो हैं एडहेयर की जा सकें, और कई लॉज को स्ट्रिंजेंट भी बनाया गया। आर्थर एंडरसन नाम की कंपनी बैंकरप्ट भी हो गई, नहीं सॉरी, आर्थर एंडरसन नाम की अकाउंटिंग फर्म जो दुनिया की टॉप मोस्ट अकाउंटिंग फर्म थी, उसने कुछ गलत रिपोर्ट दे दी थी, और वो रिपोर्ट उसकी वजह से आर्थर एंडरसन कंपनी जो है ख़त्म हो गई। एनरॉन तो गई, साथ में आर्थर एंडरसन को भी डुबा गई। तो उस जो सॉर्बन एक्सले एक्ट है उसका एक सेक्शन 302 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्शन 302 है वो ताजीरात हिंद दफ़ा 302 है, मौत की सज़ा है। तो उसी तरीके से सेक्शन 302 है सॉर्बन एक्सले एक्ट का। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो कंपनी के हैं और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पर क्रिमिनल लाइबिलिटी डालता है, यानी इन्हें कहता है कि इन्हें क्वार्टरली बेसिस पर एक साइन ऑफ देना पड़ेगा, यानी क्वार्टरली बेसिस पर एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, उसमें साइन करना पड़ेगा, और उसके फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए। क्वार्टरली बेसिस पर इन्हें डिस्क्लोजर, कंपनी के डिस्क्लोजर कंट्रोल्स के बारे में और प्रोसीजर्स के बारे में डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि इन डिस्क्लोजर्स, इन कंट्रोल्स की क्या इफ़ेक्टिवनेस है। अगर उनका इवैल्यूएशन कोई मटेरियल डिफिशिएंसी पता करता है, या सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल चेंजेस हैं, या कोई फ्रॉड है मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करता है, तो उसको ऑडिटर को बताना पड़ेगा और ऑडिट कम्युनिटी को बताना पड़ेगा। यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO और चीफ एग्जीक्यूटिव है कंपनी का, उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई एक क्वार्टरली रिपोर्ट साइन ऑफ करनी पड़ेगी कि मेरी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में फ्रॉड हुआ है, मेरी कंपनी के अंदर मटेरियल डिफिशिएंसीज हैं, मेरी कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल प्रॉब्लम्स हैं, मेरी कंपनी के अंदर फ्रॉड है। तो अगर CFO या आपका कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव दोनों को बताना पड़ता है, अगर इनमें अगर ये साइन कर रहे हैं ऐसी रिपोर्ट को, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल लाइबिलिटी इन्हीं की है। ये एक तरह से बोल रहे हैं कि भाई हम इतने कैपेबल नहीं थे कि इन मटेरियल डिफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कर पाए, तो इनकी नौकरी तो गई, पक्का गई। तो ये सेक्शन 302 दफ़ा 302 है, ताजीरात हिंद, मौत की सज़ा है एक तरह से, मतलब याद करने के लिए अगर याद करना चाहें तो 302 सेक्शन जो है वो साइन करना है। और साइन किस पर करना है? क्वार्टरली बेसिस पर चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को एक रिपोर्ट पर साइन करना है। इन दोनों का साइन ऑफ चाहिए, इन दोनों का एश्योरेंस चाहिए कि इन्हें विश्वास है कि कोई मटेरियल डिफिशिएंसी नहीं है, सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल चेंजेस नहीं है, फ्रॉड नहीं है, और हैं
तो इन्हें डिस्क्लोज करना है ऑडिटर और ऑडिट कमेटी को। इसके बाद एक सेक्शन 404 है, 404। तो 404 में क्या है, 404 जो है सेक्शन, वो ये कहता है कि जो SEC है यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर है, तो उसे जो एनुअल रिपोर्ट है, हर कंपनी एनुअल रिपोर्ट फाइल करती है, तो एनुअल रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है और इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट के लिए रूल्स बनाएगी SEC कि किस तरीके से उसको इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। तो यानी कि हर कंपनी को एनुअल रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट देनी है और वो इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट किस तरह से देनी है, इसके लिए SEC रूल बनाएगी। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि एक स्टेटमेंट होगा कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और काहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि एडिकेट कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, एडिकेट इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, काहे के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। यानी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है वो सही हो रही है। सही कैसे हो रही है, सही इसलिए हो रही है क्योंकि एडुकेट इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं और एडुकेट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, यानी इंटरनल कंट्रोल सही है। एक ये स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। दूसरा, एक असेसमेंट देना पड़ेगा हर फिस्कल ईयर जैसे एंड होता है, रीसेंट फिस्कल ईयर जो है उसके एंड के बाद एक असेसमेंट देना पड़ेगा कि भाई इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इफेक्टिव है और प्रोसीजर्स सही हैं। और इस 404 ये कहता है कि कंपनी ऑडिटर को भी अटेस्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा मैनेजमेंट असेसमेंट में। उन्हें कहना पड़ेगा कि ये मैनेजमेंट असेसमेंट सही है। तो ये जो लॉ है, सार्बन-ऑक्सले एक्ट जो है, वो ये प्रोवाइड करता है कि कंपनी के प्रोसेस, सिस्टम और कंट्रोल्स सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और राइटली डिस्क्लोज कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडी को। मतलब अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट है तो सही तरीके से वो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स अपडेट हो रहे हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो करंट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और बेसिकली क्या है कि ये क्यों है, ये इसलिए है कि कंपनी मालूम पड़ा चल रही है और अचानक बैंकरप्ट हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है स्ट्रेटेजिक स्केल पर देखा जाए तो बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर बिजनेस में कोई लॉस आए, जेन्युइन लॉस है, तो पता होना चाहिए, क्वार्टरली पता होना चाहिए कि भाई ये लॉस है, लॉस आ गया है। ऐसा नहीं है कि कंपनी कई सालों से अंदर से खोखली होती चली जा रही है और शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल और रिपुटेशन रिस्क हैं वो नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अगर मान लिया सपोज अचानक बिजनेस इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। अचानक मालूम पड़ा, पता चलता है कि अचानक कंपनी बैंकरप्ट हो गई और फिर पता चलता है कि बहुत दिनों से प्रॉब्लम आ रही थी, 3 साल से 4 साल से प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन कि बाहर किसी को पता ही नहीं था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बता रहे थे। क्यों नहीं बता पा रहे थे? क्योंकि एस्टिमेट्स, जो फाइनेंशियल एस्टिमेट्स हैं वो रॉन्गली कैलकुलेट किए गए थे, प्रोविजंस रॉन्गली कैलकुलेट किए गए थे, रिजर्व्स प्रोविजंस बेसिकली रॉन्गली कैलकुलेट कर दिए गए थे। तो ये सब चीज़ नहीं होने के लिए सेक्शन 302 और 404 दिया गया। 302 जो है वो CFO और CEO पर लाइबिलिटी डाल देता है कि भाई साइन करो, सब कुछ सही है, और 404 सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को बोलता है कि भाई रूल्स बनाओ ताकि इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट बने, मतलब एनुअल रिपोर्ट के साथ इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट बने और मैनेजमेंट सर्टिफाई करे कि सब कुछ सही है, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं है। तो फॉरेन लेजिस्लेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 3 लेजिस्लेशन है, हिप्पा है, GBL है, एक्सपेडाइटेड फंड अवेलेबिलिटी एक्ट है, और SOX है। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स के बारे में, यानी कि हिप्पा हेल्थ से रिलेटेड है, GBL और एक्सपेडाइटेड फंड अवेलेबिलिटी एक्ट, यानी एक्सपेडाइट करो फंड की अवेलेबिलिटी को, इसका एक्ट, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। GBL ग्राम लेच बेली एक्ट 1999 का है। तो यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए GBL और एक्सपेडाइटेड फंड अवेलेबिलिटी एक्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हिप्पा है,
और सॉक्स है जिसके बारे में हमें बताया, सॉक्स 2002 में आया। अगले सेशन में हम स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग जो स्टैंडर्ड्स हैं। थैंक्स।